गुजरात के वाघेला वंश के विषय में जानने से पहले अपन को गुजरात के सोलंकी वंश को जानना पड़ेगा, क्योंकि वाघेला वंश की उत्पत्ति ही सोलंकियों से हुई है। और बहुत सारे इतिहास के अंतर तो गुजरात के वाघेला वंश को सोलंकी वाघेला वंश के नाम से ही जाना जाता है। जहां तक बात है गुजरात के अंदर सोलंकी राजवंश की, तो गुजरात के अंदर अनहिलवाड़, जिसको पाटन के नाम से जाना जाता है, गुजरात में सोलंकियों की जो राजधानी रही है, उस पाटन के अंदर सबसे पहले गुजरात में सोलंकी शासन की स्थापना करने वाले शासक का नाम था मूलराज सोलंकी। मूलराज प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, जिसने अपने ही मामा सामंत सिंह को मार करके उसकी सत्ता को हथिया करके और सोलंकी वंश के शासन की स्थापना की नींव रखी थी। लगभग ये बताया जाता है कि सोलंकी वंश का शासन 988 संवत से लगा करके और 1325 ईस्वी संवत के आसपास में माना जाता है। और ये टोटल सोलंकी वंश का शासन जो है सोलंकी वाघेला राजवंश के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले अपन अगर सोलंकी राजवंश के राजाओं की बात करें तो पहले राजा का नाम था मूलराज प्रथम, द्वितीय हुए चामुंडराज, उसके बाद में दुर्लभ राज, फिर भीमदेव प्रथम, फिर कर्णदेव, फिर सिद्धराज, उसके बाद में कुमारपाल। और कुमारपाल के साथ में यहाँ वाघेला वंश का अध्ययन करने के लिए अपन को कुमारपाल से ही इस का अध्ययन करना पड़ेगा कि कुमारपाल के समय में यहाँ एक और नाम आता है उनके मौसेरे भाई अर्णोराज का। कुमारपाल और अर्णोराज, ये बात समझनी पड़ेगी कि कुमारपाल और अर्णोराज दोनों मौसेरे भाई थे। अर्णोराज काफी विद्वान था, चतुर था, होशियार था, विज्ञ था और वो कुमारपाल के शासन व्यवस्था के अंदर मदद किया करता था। और इसी से प्रसन्न होकर के और कुमारपाल ने अर्णोराज को व्याघ्रपल्ली की जागीर प्रदान कर दी। यहाँ व्याघ्रपल्ली, इसको भी समझना पड़ेगा। ये व्याघ्रपल्ली संस्कृत का शब्द है और यही आगे जाकर के अभ्रंश होकर के और वाघेल हो जाता है। और यहाँ के वंशज आगे चल करके वाघेला राजपूतों के नाम से जाने जाते हैं। यानी मूल रूप से यहाँ पर ये मूल रूप से सोलंकी वंश के साथ में ही जुड़े हुए होते हैं अधिकांश जगह पर। इसीलिए इनका जब वर्णन किया जाता है तो सोलंकी वाघेला वंश के नाम से ही जाना जाता है। अब आगे की स्थिति को थोड़ा सा समझने के लिए सोलंकी वंश के अंदर इधर कुमारपाल के बाद में अजयपाल होता है, अजयपाल के बाद में मूलराज द्वितीय होते हैं, मूलराज द्वितीय के बाद में भीमदेव द्वितीय होते हैं। ये अजयपाल और मूलराज द्वितीय का शासन काल जो है थोड़ा सा छोटा कार्यकाल रहता है। हाँ, भीमदेव द्वितीय का शासन काल काफी बड़ा होता है। ये पाटन की सत्ता की बात कर रहे हैं, सोलंकियों की बात कर रहे हैं। तो इसी के साथ में पैरेलल अपन बात करते हैं व्याघ्रपल्ली की, जहां अर्णोराज को कुमारपाल के द्वारा जागीर प्रदान की गई थी। अब यहां पर अर्णोराज को जो है वो एक शक्ति मिल जाती है, सत्ता मिल जाती है, जागीरदार बन जाता है और उसके बाद में वो धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाना प्रारंभ कर देता है। और उसके बाद में अर्णोराज के बाद सत्ता को संभालते हैं लवण प्रसाद। लवण प्रसाद जिन्होंने की धवलपुरी नामक गांव को बसाया था, जिसको धौलका के नाम से जाना जाता है। यहां पर लवण प्रसाद के बाद में फिर उनका पुत्र वीर धवल। यहां पर लवण प्रसाद और वीर धवल ये दोनों के दोनों पिता पुत्र जो हैं ये महत्वाकांक्षी थे। और इधर सोलंकी वंश के अंदर जो भीमदेव द्वितीय है, इसको कमजोर शासक के रूप में गिना जाता है। और इसी स्थिति का फायदा उठा करके और लवण प्रसाद ने अपनी जागीर को बढ़ाना प्रारंभ किया। वीर धवल
को धौलका की जागीर प्रदान की गई। यहाँ पर यह भी बताना आवश्यक है कि लवण प्रसाद के 2 बेटे थे, एक का नाम था विशलदेव। अब विशलदेव को विरम गांव की जागीर दी गई और बीजापुर प्रदान कर दिया गया। यहां बस ये विशलदेव का नाम जहां पर आता है, यहीं से हमको समझना पड़ेगा कि यही विशलदेव वाघेला वंश का वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। लगभग अपन बात करें विशलदेव की, ईस्वी संवत 1238 के आसपास में लवण प्रसाद और भीमदेव की मृत्यु हो जाती है और उस स्थिति के अंदर विशलदेव जो है पाटन पर, अब उस समय पाटन पर सोलंकी वंश का राजा था त्रिभुवनपाल सोलंकी, और त्रिभुवनपाल सोलंकी से विशलदेव सोलंकियों के शासन की सत्ता को हथिया लेता है और इस प्रकार से उसको पदच्युत कर लेता है, उसको गद्दी से उतार देता है और इस प्रकार से सबसे पहले पाटन पर वाघेला वंश के शासक के रूप में विशलदेव जो है गद्दी पर बैठता है और यहीं से वाघेला वंश के शासन की स्थापना होती है। विशलदेव के समय में एक समय गुजरता है 1256 से लगाकर के 1259 का। ऐसा कहते हैं कि इस समय में वाघेला वंश के इस शासन काल के अंदर भयंकर अकाल पड़ा था। अकाल इतना भयंकर था कि विशलदेव ने अपने सारे खजाने खोल दिए, सब कुछ जनता के अंदर बांट दिया, फिर भी जनता की सहायता नहीं हो पा रही थी। लोग त्रस्त थे, परेशान थे, भूखे मर रहे थे। और तब जाकर के एक सेठ सामने आता है, जगड़ू साहा सेठ। हमने मेवाड़ के भामाशाह की बात तो सुनी होगी, ठीक भामाशाह की तर्ज पर ही एक जगड़ू साहा सेठ जो है वो आगे आते हैं और वो विशलदेव के पास में आकर के और अपने खजाने की चाबियां सौंप देते हैं और इस प्रकार से पाटन की सत्ता के अंदर जगड़ू साहा सेठ की सहायता से पाटन के लोगों की सहायता की जाती है, उनको बचाया जाता है, राज्य की रक्षा की जाती है। विशलदेव के बाद में उनके पुत्र अर्जुन देव, अर्जुन देव के बाद में रामदेव, रामदेव के बाद में सारंगदेव, सारंगदेव ये कुछ एक प्रतिभाशाली शासक हुए हैं। इनके विषय में बताया जाता है कि इन्होंने 1275 से 1296 ईस्वी संवत के आसपास में शासन किया और मालवा के राजा गोंग को इन्हीं के द्वारा हराया गया था। इसके बाद में अंतिम शासक के रूप में आते हैं वाघेला वंश के अंतिम शासक के रूप में जिनको जाना जाता है कर्णदेव। ये कर्णदेव जो है इन्हीं के समय में अलाउद्दीन खिलजी, यहां पर भी एक कहानी सामने आती है कि आखिर अलाउद्दीन खिलजी जो है उन्होंने पाटन पर आक्रमण क्यों किया, इस कहानी पर भी अपन चर्चा करेंगे। लेकिन कर्णदेव के शासन काल के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान व उलुद खान ने सबसे पहले गुजरात के अंदर जब आक्रमण किया तो रुद्र महालय मंदिर को ध्वस्त किया, उसके बाद में मोडासा को लूट लिया, पाटन आने के बाद में पाटन के सारे मंदिरों को ध्वस्त कर लिया और इस प्रकार की स्थिति को देखने के बाद में मंत्रियों की सलाह लेकर के और जो कर्णदेव वाघेला था वो वहां से जैसे तैसे निकल करके भागने के अंदर सफल हो गया। यहां इस आक्रमण के पीछे भी यह बताया जाता है कि कर्णदेव वाघेला का एक मंत्री था जिसका नाम था माधव। ये माधव जो है अलाउद्दीन से जाकर के और सहायता मांगता है और पाटन पर आक्रमण करने की बात करता है। इसके पीछे की वजह यह बताई जाती है कि कर्णदेव ने उसकी पत्नी के साथ में कुछ अभद्रता की थी। उसके बाद में जब ये आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के इन सेनापतियों के द्वारा होता है तो कर्णदेव जो है वो वहां अपनी पुत्री और पत्नी को लेकर के भाग निकलता है और उसके बाद में पाटन को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया जाता है, लूट लिया जाता है। और लूटने के बाद में फिर ये जो सेनापति है नुसरत खान और उलुद खान ये सोमनाथ की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि जब सोमनाथ की तरफ ये बढ़ते हैं
तो जो कर्णदेव का मंत्री था माधव, उसके मन में फिर देश प्रेम की भावना पैदा हो जाती है और फिर वो अपने कुछ बचे खुचे सैनिकों के साथ में मिलकर के पुनः एक सैन्य एकत्रित करता है और फिर सोमनाथ की रक्षा के लिए निकल पड़ता है। और वहां सोमनाथ पहुंचने के बाद में वो अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ में मुकाबला करता है और उस युद्ध के अंदर वो वीर गति को प्राप्त करता है। इधर कहा जाता है कि एक बार पुनः कर्णदेव वाघेला ने पाटन के ऊपर कब्जा कर लिया, लेकिन 5, 7, 10 साल के बाद में एक बार पुनः जो है अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक ठाकुर ने आक्रमण किया। ये युद्ध लगभग 2 महीने के आसपास में चला। इस युद्ध के अंदर कर्णदेव हार गया और वो अपने प्राण बचा करके दक्षिण भारत में देवगिरी की तरफ भाग गया। और उसके बाद में जो इसके वंशज थे वो सारे के सारे गुजरात के अंदर अलग अलग स्थानों में बिखरे हुए आज भी ये वाघेला वंश के जो वंशज है, राजपूत हैं, वो देखने को मिलते हैं। गुजरात के अंदर आज भी वाघेलाओं की जो जागीरें कह सकते हैं, बड़े बड़े गांव कह सकते हैं, अहमदाबाद, कलोल, कड़ी, रापर कच्छ, बड़ेची, मेहसाणा, बैकुंठपुर, भदरवा, चंदिया, छिरवाणी, चिरोवा, चुरहत, झारिया, पैथापुर, पिंडायरा, रीवा, थराद, कोलवड़ा, उमरिया आदि बहुत सारे गांव हैं जहां आज भी वाघेलाओं की जो जागीरें हैं वो आज भी वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर भी बहुत सारे वाघेलाओं की शासन और सत्ताएं रही हुई हैं और उनके वंशज आज भी वहां पर मौजूद हैं। उसके विषय में कभी और जानकारी लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित होने का प्रयास करूंगा। हाँ, मैंने आज का ये वीडियो जो है वो इतिहास के पन्नों से किताबों के अंदर जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उन चीज़ों को लेकर के लिया हुआ है। इनके साथ में अगर आप किसी राव की पोथी की या किसी शिलालेख के साथ में अगर तुलना करेंगे तो शायद हो सकता है वो मेल नहीं खाए। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा और अच्छी और उचित जानकारी अगर आपके पास में है तो मैं चाहूँगा कि आप वो उपलब्ध करवाएं। जय माता जी की।